सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हैं। पहला तो हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का मेरे हाथ में भी है और ये विश्वनाथ त्रिपाठी का इतिहास है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास और तीसरा है जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव बुक है ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे। लेकिन जेएनयू का जो एंट्रेंस होगा ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। अब हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव सुदूर देहातों के लोग होते हैं, गांव घर से बहुत जगह भी अभी भी कंप्यूटर हर जगह सुविधा नहीं पहुंची है। बहुत लोग कंप्यूटर से इको कंप्यूटर है नहीं, उनसे फ्रेंडली है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बात है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। आज हम हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के टेफलास में और हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, वो एमए हो, एमफिल हो या फिर पीएचडी हो, तो आपके पास जो यहाँ कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं तो दूर से हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो लोग मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे चंचल जी हैं और दूसरे अभिषेक सौरभ जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो पहले मैं चंचल जी आपसे इंट्रोडक्शन चाहता हूँ, उसके बाद एक सवाल ये है कि अभी जो कोचिंग चल रही है उसमें कोचिंग में किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? देखिए, पहले तो मैं आपका और जेएनयू एसयू दोनों लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि क्लास देने के लिए मुझे मौका दिया और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस जिम्मेदारी पे खरा उतर सकूं और जो भी बच्चे आते हैं जो पढ़ने, मैं उनको ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकूं, उनको ज़्यादा जानकारियाँ दे सकूं जिससे वो एडमिशन पा सकें, जिस उद्देश्य से ये कोचिंग चलाई जा रही है। मेरा परिचय ये है, मैं चंचल कुमार और यहीं का स्टूडेंट हूँ, एमए 4th सेमेस्टर का। जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो हिंदू कॉलेज से हुआ है। बात कर रहे थे कि तैयारी कैसे करें। देखिए, जेएनयू का जो इस बार एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो रहा है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए थे वो सब्जेक्टिव के हुए थे, वो या एमफिल के हों या फिर पीएचडी के हों या फिर एमए के हों। तो जाहिर सी बात है कि हम पहले जब सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा एक माइंडसेट दूसरा होता है और जब हम ऑब्जेक्टिव के ढंग से अपनी प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो हमारा जब यहाँ सिलेक्शन हुआ था, जो हमारा पूरा तैयारी का माइंडसेट था वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव का था। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बेसिक अंतर ये है, पढ़नी पुस्तकें आपको वही हैं जो आधारभूत पुस्तकें थी, जो मैं आगे बताऊंगा भी आगे हुई बातचीत में। लेकिन सब्जेक्टिव पुस्तकों को वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़ना है। मसलन कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास लिया और उसमें किसी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी कवि का पूरा जीवन चरित्र ना जान के हम उसकी रचनाओं के समय का और उसका समय जान लें। मेरे हिसाब से एमए के लिए इन 3 चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ बताई कि अगर आप किसी पे आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको देखिए, सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रचनाओं और इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे सारे सवालात करेंगे और हर चीज़ का कन्फ्यूज़न जो भी है वो दूर करेंगे। हम चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट के पास। पीएचडी कर रहे हैं तो हम इनसे एमफिल पीएचडी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। जो भी आपका कन्फ्यूज़न है पूरी तरह से दूर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे।
हाँ, इंट्रोडक्शन से पहले आपका हार्दिक आभार करता हूँ। जेएनयू भारतीय भाषा केंद्र से हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ और ये जो जेएनयू एसयू की तरफ से और जेएनयू कम्युनिटी की तरफ से जो दूर दराज के जेएनयू एस्पायरेंट सब के लिए जो ये कोचिंग क्लासेस करवाई जाती हैं तो उसमें भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो मुख्य बात इसमें हम कहना चाहेंगे कि अब तक ये जेएनयू के इतिहास में ये पहला मौका है जबकि सारी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव ली जा रही हैं। इससे पहले यहाँ रिटेन एग्ज़ाम होते थे और जब हम वो रिटेन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उस समय लिखने के लिए आपको आलोचनात्मक ढंग से लिखना होता था। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रश्न का जवाब सिर्फ उसकी प्रशंसा में ही नहीं देनी होती है या सिर्फ उसके खिलाफ में ही नहीं देनी होती है। आलोचनात्मक जवाब का मतलब होता है कि आप उसका एक संतुलित जवाब दें, जो उसके अच्छाई हैं उसको भी बताएं, जो बुराई है वो भी बताएं। निगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेते हुए चल के जो हम जवाब देते हैं वो आलोचनात्मक जवाब होता है। लेकिन इस बार अब ये कुछ भी इस तरह का मसला रह नहीं गया है। अब चूँकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, आप जितना वहाँ राइट क्लिक करके आएंगे वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे एमसीक्यू टाइप के, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप अगर गलत कर देंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। इसीलिए जो जेएनयू के एस्पायरेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन करके आएँ। आपको जितना भी क्वेश्चन दिया जाए आप उस सारे क्वेश्चन करके आएँ, छोड़े नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ये बताइए कि अभी जैसे आप बता रहे हैं सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हुआ है तो कितना चेंज हो गया है, थोड़ा सा तैयारी करना लोगों के लिए कितना कठिन होगा। जैसे कि पीएचडी की बात अगर की जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, पहले सब्जेक्टिव, और पीएचडी में आपको एमफिल पीएचडी में इंटरव्यू भी देना है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा अभी आने वाले स्टूडेंट पे? हाँ, जहाँ तक पीएचडी की बात है तो जेएनयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में इस एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस जारी किया है तो सिलेबस सेम है जो पहले भी जेएनयू जैसा जारी करती थी। और जेएनयू का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको 3 लाइन में ख़त्म हो जाता है। वो कोई डिटेल सिलेबस नहीं देती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो लेकिन वो सिर्फ 3 लाइन का सिलेबस है नहीं। जेएनयू उसमें एमए, चूँकि हम लोग पीएचडी और एमफिल की बात कर रहे हैं तो एमफिल और पीएचडी दोनों की एंट्रेंस के लिए सिलेबस सेम है। वो जो एमए का कोर्स है पूरे भारत में जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और उनका जो एमए का कोर्स है जहाँ वो एमए जहाँ जहाँ हिंदी में होता है, वही जो कोर्स है वही जेएनयू के एंट्रेंस का सिलेबस है। जेएनयू ने अपने सिलेबस में स्पष्ट लिखा है कि थ्रू आउट इंडिया जो एमए हिंदी का कोर्स है वही एंट्रेंस का सिलेबस है। तो ये तो हम सिलेबस जान गए। इस सिलेबस में सब कुछ है। जो एमए का सिलेबस है, नेट पीएचडी, ये चूँकि हम बात कर रहे हैं एमफिल और पीएचडी वालों के लिए, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि उनको ऐसे भी वो समझ सकते हैं कि जो नेट का सिलेबस है वो भी इनका सिलेबस है। अच्छा, मतलब नेट के जो तैयारी कर रहे हैं या इससे हमको नेट की तैयारी में भी थोड़ा मदद मिल पाएगी? थोड़ा नहीं फैजा भाई साहब, पूरी मदद मिल जाएगी क्योंकि सेम सिलेबस है। और वो भी जो नेट है, नेट भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे एक फर्स्ट पेपर अलग से आपको आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए वहाँ एक फर्स्ट पेपर अलग से लिया जाता है। तो उतना एमफिल पीएचडी में भी आ गया है कि आपको यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का, शोध अभियोग्यता का एक अलग से पेपर, मतलब अलग से पेपर नहीं, अलग से क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। चंचल जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, जैसे कि आप एमए के बारे में भी कोचिंग करवा रहे हैं, तो एमए में जो सिलेबस है उसको किस तरह से कवर किया जाए? देखिए, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने कहा कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, एमए का एग्ज़ाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी विषय का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 2-3 आधार पुस्तकें ही पढ़नी हैं जो आपके कंपटीशन में बहुत फ़ायदेमंद होगी। पहला तो हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का मेरे हाथ में भी है, और ये विश्वनाथ त्रिपाठी का इतिहास है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा है जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव बुक है ये, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे। तो
ऑब्जेक्टिव का कोई भी एग्जाम हो, नेट जेआरएफ हो, जैसा कि अभिषेक जी ने भी कहा, नेट जेआरएफ हो, एमए का हो, पुस्तकें अगर आप ये 3 पढ़ लोगे तो मुझे ऐसा लगता है आपको एग्जाम फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ना कैसे है इस विषय पे थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि जो पहली बुक मैंने बताई विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसमें आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है उसकी थोड़ी भाषा भी कठिन है, जिसको कुछ बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, इसलिए अपना बेस तैयार करने के लिए और जानकारी के लिए, ताकि आप कुछ परिचित हो सकें, उसके लिए आपको पहले विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक पढ़नी होगी। चूँकि आपको ऑप्शनल का एग्ज़ाम देना है, इसलिए उससे सिर्फ 3 चीज़ें नोट करनी है। पहले तो आप उसको कालखंड में बांट के पढ़िए, जैसे पहला आदिकाल आया, फिर भक्ति काल आया, फिर रीति काल आया, देन आधुनिक काल। तो जब आप आदिकाल उठाएंगे तो उसमें 6-7 प्रश्न मुख्य रूप से बनेंगे। जैसे आदिकाल के नामकरण की समस्या क्या है, आदिकाल के नाम को लेके अलग अलग इतिहासकारों ने या फिर अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है, उस नाम को देने के पीछे उनके मत क्या रहे हैं और उनके कटने के पीछे कारण क्या रहे हैं, जिसके लिए आदिकाल को आदिकाल कहा गया। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि आदिकाल के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के कथन क्या क्या हैं, दूसरा ये, और तीसरी उसकी रचनाएं। ये 3 चीज़ों पे मैंने पहले भी कहा था, सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों पर फोकस करना है आपको। इतिहासकारों का, किसी विशेष रचनाकार और किसी विशेष कालखंड के बारे में क्या कथन है उनका, दूसरी रचना, तीसरी रचना का समय। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है। मुझे नहीं लगता कि फिर एमए का एग्ज़ाम निकालने में कोई मुश्किल होगी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने ये 3 बुक का हवाला दिया, तो ऐसा भी कुछ है कि कोई ऐसी बुक हो जिसमें एक पूरी तरह से आपको मिल रहा हो हिंदी साहित्य में, ऐसा करके कोई बुक है आपकी जानकारी में? देखिए, जाहिर सी बात है किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब आप जेएनयू जैसी बड़ी संस्था में आएँ तो एग्ज़ाम निकालने के साथ साथ कुछ एक बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आएँ, ताकि यहाँ का विभाग और यहाँ का सेंटर आपकी और अच्छी तैयारी करा सके, आपको और अच्छी मजबूती करा सके। मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप रटने के हिसाब से करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा ऐसा मानना है कि जो इतिहास की 2 पुस्तकें मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहास हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि विश्वनाथ त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप इसलिए पढ़ें कि आपका साहित्य के प्रति एक अच्छा नज़रिया बन सके, चीज़ों को समझने के प्रति आपका एक नज़रिया बन सके। क्योंकि आपको सिर्फ एमए तक ही पढ़ाई नहीं करनी ना, आपको नेट का भी एग्ज़ाम देना होगा, जेआरएफ क्वालिफाई करने की मंशा होगी, एमफिल पीएचडी का भी एग्ज़ाम देना है, तो एक आपके पास समझ होनी चाहिए। आगे की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार का जो जेआरएफ का एग्ज़ाम आया था उसमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं थी कि आपको सिर्फ रचनाओं को याद करना था या किसी कालखंड की जानकारी रखनी थी, उसमें आलोचनात्मक प्रश्न भी थे और एक प्रश्न का उत्तर 3-3 भागों में बटा था। जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होगा ए बी सी करके, फिर होगा या चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टि भी विकसित हो सके, और ये दोनों पुस्तकें आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। आगे और भी पुस्तकें ऐसी जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि हम एमए वालों के लिए बात कर रहे हैं और समय भी तकरीबन महीने भर अभी बचा हुआ है, तो ज़्यादा भार देने से अच्छा है कि आप किन्हीं 2-3 पुस्तकों को पढ़ें और उनको बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि तैयारी और बेहतर हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ बुक पे जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है जिनका हवाला इन्होंने दिया उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अगर उस तरह से तैयारी करते हैं तो आने वाले दिनों में जब आप यूजीसी के लिए जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब एमफिल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसके बाद एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद तो वाइवा भी देना होगा। उसके लिए हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं जेएनयू में किस तरह का पैटर्न है या कैसे उसकी तैयारी की जाए। सिनॉप्सिस जो इंटरव्यू के लिए जो सिनॉप्सिस तैयार किए जाते हैं वो बहुत मिनी टाइप का, बहुत छोटा सा, प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज वो होता है। उसमें आपको सबसे पहले ये देखनी है सिनॉप्सिस तैयार करते वक्त कि आपका अपना अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। तो अध्ययन क्षेत्र कौन सा है और वो अध्ययन क्षेत्र जो है जिसमें अभी हम करना चाह रहे हैं, रुचि सबसे पहली आवश्यकता है कि रुचि रहेगी तभी हम आप उसमें काम कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए रुचि पहले देखनी है कि जो साहित्य के बहुत 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आपका आधुनिक काल।
इन सब कालों में भी बहुत लेयर हैं, बहुत स्तर हैं, वो आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो वो सब सारी बातें आती हैं। तो आपको इसमें से एक पार्टिकुलर खोजना है। जैसे कि आधुनिक काल में हमको देखना है, तो आधुनिक काल में हमको नई कहानी है, नई कविता है, छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, इसमें से हम कौन सा मेरा फेवरेट है, कौन सा मेरा चॉइस का है जिस पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे अपने सिनॉप्सिस के लिए, उसी से हमको वहाँ सवाल पूछे जाते हैं वाइवा में। वाइवा में कभी भी आपको कहीं से सवाल नहीं पूछा जाता है। ये बहुत, जब हम लोग खुद वाइवा दे रहे थे तो हम लोग को एक घबराहट थी कि अब चूँकि हिंदी साहित्य से हम लोगों ने परास्नातक किया है तो कहीं से ही पूछ सकते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। एक आध प्रश्न वो इधर उधर से पूछ लें चलेगा, लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि वो आपसे आप जो सिनॉप्सिस बना के लाते हैं जिस टॉपिक पे, उसी से वो सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए उसमें हमको ध्यान रखना है कि हमारा वो चॉइस का फील्ड हो, उसमें हमारी पकड़ अच्छी हो और वो टॉपिक प्रासंगिक हो। अगर वो करंट से जुड़ा हुआ हो, अभी उस पर काम करने की, अगर वो टॉपिक करंट का नहीं हो तो उस पर काम की संभावना, कार्य की संभावना यदि अच्छी बनती हो तो ये अच्छी बात होगी, फिर वो अच्छा शोध होगा। तो बेसिकली हमको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना होता है एक टॉपिक बनाते हुए। जेएनयू के लिए 5 से 6 पेज का, जेएनयू नहीं, अधिकतर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, चूँकि जब हम एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे थे एक ही सिनॉप्सिस बनाए थे, उसको हैदराबाद यूनिवर्सिटी लेके गए थे, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके गए थे, हर जगह गए थे, सब जगह सिलेक्शन भी हुआ था और उसी टॉपिक पे हर जगह वाइवा दिए थे। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं सिनॉप्सिस। एक सवाल और कि जैसे जेएनयू में जो इंटरव्यू होता है, जेएनयू के नाम हम जब सुनते हैं तो लगता है कि जेएनयू मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही ऊंचा है या ऐसा है, लेकिन यहाँ पे जब टीचर का आप सामना करते हैं इंटरव्यू में, किस तरह से आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो उस वक्त का माहौल थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि जो लोग तैयार कर रहे हो या जिन लोगों का क्वालिफाई हो उनको थोड़ा आसानी हो सके। जेएनयू का जो इंटरव्यू, जो हमारे जो टीचर हैं यहाँ पे, जो शिक्षक हैं, वो जो इंटरव्यू लेते हैं, सिर्फ आपने जेएनयू पे फोकस्ड कर दिया। हालांकि इस लेवल पे आके हर जगह का जो माहौल होता है ना इंटरव्यू का, वो बहुत दोस्ताना होता है। जो प्रोफेसर बैठे होते हैं वो आपको बहुत ईजिली और स्थिर से पूछते हैं। और जेएनयू की जहाँ तक बात है तो यहाँ के टीचर तो और भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं। अगर कोई बच्चा वहाँ मान लीजिए कि दूर से आ रहे हैं, परेशान हैं, है ना, होता है कि तो टीचर को समझ में आ जाता है कि अगर इसको आ रहा है और ये बोल नहीं पा रहा है तो फिर उसका हौसला बढ़ाते हैं। उसमें मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ। मैं उस दौरान 2-3 जगह जो बाहर का भी अब मैंने आपको बताया, उन जगहों पे मैं गया था इंटरव्यू देने। लंबी ट्रेन यात्राएं थी, थका हुआ था। जो यहाँ का इंटरव्यू था उस दिन हम बहुत थके हुए थे और हम भूल जा रहे थे आई हुई चीज़ें। तो उस दौरान सर जानबूझ के उसमें कुछ ऐसा बोलते थे कि आप फिर से आप उसको लीक को पकड़ लें और लीक को पकड़ के आप सारी बातों को बता दें। और ऐसा हर विद्यार्थी के साथ यहाँ होता है। हमारे अन्य मित्रों ने भी ये बातें साझा की। तो आपको वहाँ बहुत सपोर्टिव माहौल मिलेगा। आप इत्मीनान से प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो झूठ बोलने की बजाय या गलत बोलने की बजाय कह दें कि सर यहाँ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो फिर वो अगला प्रश्न करेंगे और आपका जो क्रेडिट है वो अच्छा बना रहेगा। आपको उनको ये नहीं लगेगा कि आप झूठा इधर से उधर कर रहे हैं, ये आपका एक पॉजिटिव जाएगा। तो इसीलिए जो आए उसका सही और सटीक जवाब देना है, जो नहीं आए वहाँ विनम्रतापूर्वक बता देना है कि सर यहाँ कुछ मैं भूल रहा हूँ, तो फिर वो अगला सवाल पूछेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है इन्होंने कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी भी तरह से आपको लग रहा है गलत हो रहा है या ये हो रहा है, सच बोलिए और उसके बाद आराम से जो आपके टीचर हैं बिल्कुल इको फ्रेंडली आपका पूरी तरह से, तो आप उसी मेंटल के साथ आप जब भी जेएनयू आ रहे हो तो उस तरह से आप आएँ। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शुरुआत में जैसे जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो फॉर्म भरते हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पहले अच्छी नहीं होती, लेकिन अचानक से जब एंट्रेंस देना होता है तो उनको लगता है कि जेएनयू की तैयारी तो कुछ अच्छी हो जाए। मैं थोड़ा सा इसमें ये पूछना चाहूँगा कि अगर उनके पास बुक अवेलेबल ना हो, कुछ ऐसे एरिया के जहाँ पे बुक ना हो, नेट की सुविधाएं वगैरह है हर जगह है आजकल, तो नेट से हम क्या इसकी तैयारी कर सकते हैं या कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया।
कई मेरे पास भी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, चूँकि मैं कानपुर का रहने वाला हूं तो वहाँ के कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि ये बुक हमको यहाँ पर मिल नहीं पा रही। जैसे जिस गोविंद पांडे का जिक्र मैंने किया, कानपुर के एक छात्र ने कहा मुझे बुक मिल नहीं पा रही है। इन तीनों बुक्स के अलावा अगर आपको हमारी तैयारी कैसे चल रही है और उस तैयारी का हम आकलन खुद से कैसे करें, हमारे पास कोई टीचर सपोर्ट भी नहीं है, हमको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, तो हम आखिरकार कैसे जान पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और जिस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उनके अनुकूल हम फिट बैठ रहे हैं फिर नहीं बैठ रहे हैं। इसमें एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं पढ़ने के दौरान उनको आप लगातार सॉल्व करते जाइए। इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कई प्रश्न रिपीट होते जाते हैं तो आपका ध्यान उसकी ओर लगातार जाएगा। जैसे मैं बात करूं, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, प्रेमचंद हैं अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं पूछ लिए जाते हैं एक दो प्रश्न। तो जब आप लगातार सॉल्व करेंगे तो आपको एक उसका टेम्परामेंट पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी में हमें किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि लगभग नेट की सुविधा तो हर जगह उपलब्ध है, तो आप DU की वेबसाइट पे जाकर, JNU की वेबसाइट पर जाकर या फिर अन्य विश्वविद्यालय की जितनी भी वेबसाइट हैं उनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो एक पुस्तक अभी चल रही है, अभी मार्केट में है एक पुस्तक, उसकी तैयारी करके मैंने JRF का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। वो नेट JRF के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन पेपर होने के साथ साथ नीचे उत्तर के साथ उसका डिटेल भी दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ये तीनों पुस्तकें अवेलेबल नहीं हैं तो आप उसको खरीदें। खरीदने के बाद एक दो प्रश्न पत्र रोज़ हल करें। हल करने के साथ साथ उत्तर के साथ साथ अन्य चीज़ें दी हैं। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक सूचना ये भी है कि अगर आपको ये तीनों पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो अमर उजाला की नेट JRF की सोल्ड पेपर की एक पुस्तक है, उसको आप खरीद लीजिए। ऑनलाइन भी मिल जाती है, वो अमेजन पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन मंगा लीजिए, उसको सॉल्व करिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने जो रेफरेंस दिया कि अगर आपके पास ये सारी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से और इसका JNU की तैयारी कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो हमने दोनों से बात की तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आप जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उसमें नेट के जो पेपर्स हैं उसको भी अगर आप सोल्व कर ले रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स कर जाएंगे। लेकिन उसके साथ में ये सारी किताबों को नहीं भूलना है। प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आपको नहीं मिल पा रहा हो तो UGC नेट का जो पेपर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। उसको आप देखिए, बहुत आसानी से आप उसको ले सकते हैं। मंचल जी ने तो जो उसका कुछ आधार पुस्तिकाएं उन्होंने बताएं दी हैं, मैं उसी में कुछ और आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, वो पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। वो जैसा कि चंचल ने कहा भी अभी, क्योंकि एक तो उसमें समय बहुत लगेगा, है ना। वो जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की सरल इतिहास वाली किताब है वो तो कंपलसरी पढ़ना है सब लोगों को, 1 महीने में वो संभव भी है। हाँ, MA वालों को भी और MPhil PhD वालों को भी वो एक कॉमन है। दूसरा जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव वाली किताब बताई, सरस्वती पांडे वाली और गोविंद पांडे वाली, वो जिनके पास है तो वो उसी को पढ़ लें ऑब्जेक्टिव में। बस ये 2 किताब है ना। अगर जिनके पास वो नहीं है, एक तीसरी ऑब्जेक्टिव की किताब और आती है ओंकार नाथ वर्मा की, वो है तो वो पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव किताबें ज़्यादा नहीं लेनी है, जो है ऑलरेडी, है ना, तो उसमें से कोई एक जो भी हमारे पास है वो पढ़ लेनी है। इसमें दूसरी बात एक है कि जो MA का सिलेबस होता है, चूँकि ये सब किताबें ऐसी है जिस पे सारा सिलेबस है, तो इसीलिए किताबें यही रहेंगी बस। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि जो MA का सिलेबस है वो नेट से वो बिलो नेट होता है, MA का उसमें होता नहीं है। तो इसीलिए जो MA एंट्रेंस दे रहे हैं उनको नेट की किताब से उतना लाभ नहीं मिलेगा, है ना। चूँकि वो थोड़ा सा लेवल हाई है, लाभ मिलेगा, लेकिन वो नेट का जो सिलेबस होता है वो MA एंट्रेंस का सिलेबस होता है, वो MA का कोर्स होता है। दरअसल जब आप MA में कम से कम 1 साल बिता लेते हैं या 2 सेमेस्टर बिता लेते हैं तब आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो MA एंट्रेंस वाले हैं उनको क्या करना है
कि चूंकि जेएनयू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उनके पास है नहीं, तो उनको जैसा कि चंचल ने कहा था, तो उनको बीएचयू का, डीयू का, जामिया का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, वर्धा यूनिवर्सिटी है, हिंदी विश्वविद्यालय है, इन 5-6 जगहों का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी यदि मिल सके तो, इन 5-6 जगहों का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका जो एमए एंट्रेंस का क्वेश्चन अगर मिल जाए 2-3 साल का, तो उसको वो सॉल्व कर लें और देख लें। चूँकि जेएनयू ने उसमें क्लियर भी नहीं किया है कि इसमें हम क्या पूछेंगे, उन्होंने बस इतना लिखा है, जेएनयू ने ये लिखा है बस कि ऐसे तो लिखा है उन्होंने कि ऑथर और मतलब रचनाकार, रचना, ये सब तो लिखा है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि व्याकरण रहेगा या नहीं रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण इशू है दरअसल, क्योंकि अन्य जगह का जो एंट्रेंस होता है एमए का, तो उसमें व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब जेएनयू में जब तक लिखित एग्जाम होते थे, तब तक व्याकरण का क्वेश्चन आता नहीं था। पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो एक इसमें ये मामला पेचीदगी फंसती है कि इसमें कहीं ऑब्जेक्टिव में व्याकरण भी ना आए। तो यहाँ पे संभावना है, चूँकि अन्य यूनिवर्सिटीज़ का जेएनयू ने मेंशन किया है कि अन्य यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, उनके सिलेबस के हिसाब से, तो इसीलिए ग्रामर का उनको कुछ ना कुछ कम से कम 15-20 क्वेश्चन का तैयारी होनी चाहिए। इसकी तैयारी वो इस आधार पर करें कि वो जो अभी जिन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हम लोगों ने लिए, उनके वो क्वेश्चन देख लें 2-3 साल पहले के, और उसके आधार पे वो उसकी तैयारी करें। ये एमए के लिए। एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो मूल टेक्स्ट चंचल ने बताई वो तो ठीक है, इसके अलावा जो नेट जेआरएफ के लिए अलग से वो किताबें लेते हैं, वो पढ़ लें, जिसमें ओंकारनाथ वर्मा या सरस्वती पांडे या पुनीत राय, जिनके पास जो हो। हिंदी छात्रों के लिए ये सब नाम फैमिलियर हैं, इसीलिए मैं नाम से ही बोल रहा हूँ बस। इनमें से कोई एक किताब ले लें, है ना, उसको पढ़ें और उसी को 2-3 बार पढ़ें। ज़्यादा किताब नहीं पढ़नी है, एक ही किताब पढ़नी है, 2 ही किताब पढ़नी है, इसको कई बार पढ़नी है। और अब समय चूंकि नज़दीक है, तो इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करनी है। ये एक महत्वपूर्ण मामला हुआ, महत्वपूर्ण बात हुई। इसके अलावा दूसरी बात जो इसमें है कि एमफिल और पीएचडी वालों को शोध अभिक्षमता से सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरह से एमए के लिए एक व्याकरण का पोर्शन नया है ना, उसी तरह से एमफिल पीएचडी वालों के लिए शोध अभिक्षमता का पोर्शन ये नया है। अभी तक जब हम लोग रिटेन एग्जाम दिए थे, तो उसमें शोध अभिक्षमता नहीं आता था। पहली बार इसमें सिलेबस में स्पष्ट रूप से रिसर्च मेथोडोलॉजी का मेंशन है, हिंदी के लिए भी। तो शोध अभिक्षमता के लिए अब किताब कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए कई किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को अभी नहीं पढ़ना है। ये मैं क्लियर कह दूं, उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि वो किताबें मोटी हैं, वो एमफिल में पढ़ाई जाएंगी। जब वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो, और उसमें उनका समय बहुत चला जाएगा। इसीलिए उनको शोध अभिक्षमता की तैयारी, जो नेट जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक आती है ना, वो उस बुक में ही जो पेपर 1 के लिए जो किताबें आती हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, उस बुक में ही सबसे लास्ट में शोध अभिक्षमता करके और शोध करके 1-2 चैप्टर होते हैं। हर तरह के प्रतियोगिता दर्पण का प्रकाशन हो, या उपकार का, या किन्हीं का, जो फर्स्ट पेपर के लिए जो भी होता है, ट्रूमैन का भी या दृष्टि का, किसी का भी हो, उन सब में अंतिम में शोध अभिक्षमता 2-3 चैप्टर में अंतिम में रहती है। वहीं से आप शोध अभिक्षमता की तैयारी कर लें। आपको नई किताब अलग से खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, और आपको टू द पॉइंट कम में ज़्यादा हो भी जाएगा। तो शोध अभिक्षमता के लिए ये कर लें, और हिंदी के लिए। आपसे एक सवाल ये कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव पहले सब्जेक्टिव था, तो फिर भी हम कह सकते थे कि कुछ एरिया महदूद है जहाँ से हम उठा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो एरिया का भी हमें कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास अभी आए नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, इसकी कैसे याद किया जाए? देखिए, पहली बार जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, तो उसका नुकसान ये होता है कि हम अनुमान नहीं कर पाते हैं, हमारे अनुमान गलत भी हो सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, तो ज़्यादातर उसमें याद करने की चीज़ें होती हैं। समझना होता है, इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन याद करने पर ज़्यादा फोकस करना है, खासकर एमए में। तो जो मैंने पुस्तकें बताई, और अभिषेक जी ने कही कि हिंदी साहित्य का इतिहास, थोड़ा उसकी भाषा कठिन है उसकी। हाँ, भाषा कठिन है, लेकिन अगर आपको याद करना है तो इन्हीं पुस्तकों से छांट के वस्तुनिष्ठता उसमें लानी है। ये चीज़ गोविंद पांडे या फिर ओंकारनाथ वर्मा, 2 में से कोई एक बुक पढ़िए,
चूँकि जेआरएफ की तैयारी करने के दौरान मैंने दोनों बुक पढ़ी तो मुझे गोविंद पांडे की ज़्यादा बेहतर लगी, इसलिए मैंने वो सजेस्ट की। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के दौरान क्या चीज़ें छोड़नी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1000 साल के इतिहास में, 1200 साल के इतिहास में तकरीबन 2000-3000 से ज़्यादा कवि हैं। अकेले भक्ति काल में ऐसा माना जाता है 2000 से ज़्यादा कवि हैं। इतिहास लिखा गया है कि इतिहास में 5000 कवियों का जिक्र है। तो कितना याद करना है ये तो ज़रूरी है ही, उस याद करने में कितना याद नहीं करना है ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब आप हिंदी साहित्य के एक एक कालखंड पे बात करें तो सबसे पहले आदिकाल को जब आप लेंगे तो आदिकाल के जो रचनाकार हैं, प्रमुख रचनाकारों को उठाइए और उनकी रचनाओं को याद करो। मैंने इसीलिए कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूरी क्यों हैं, चूँकि जेएनयू का आया नहीं, लेकिन अन्य विश्वविद्यालय के जो हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आदिकाल के पूरे प्रश्नों को आप छांटेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विद्यापति से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर सरहपा की एक रचना के बारे में पूछा गया है, आदिकाल के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा ये पूछा गया है। तो ऐसे हर एक कालखंड में हर एक रचनाकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो मुख्य हैं। ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम आपको इन दो इतिहासों का नाम बताया है, इतिहास तो बहुत सारे लिखे गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी इतिहास संबंधी 2 पुस्तकें हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह का भी बहुत उपयोगी है। तो जो मेरी ये सलाह रहेगी कि ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के साथ, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के दौरान इन इतिहास की पुस्तकों को तो पढ़ें ही, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाएं। पहली चीज़। नेट जेआरएफ की जो मैंने अमर उजाला वाली पुस्तक बताई वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार कथन पूछ लिए जाते हैं और कथन को खोजने के लिए, कथन को याद करने के लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको उस किताब में आसानी से मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दौरान। तो विभिन्न विश्वविद्यालय के पीछे हुए एमए की, विभिन्न विद्यालयों के पीछे हुए एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस अमर उजाला की नेट जेआरएफ, इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। एक दिन में आप 2 या 3 सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन पेपर, तो कुछ खास नहीं है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने किस तरह से ऑब्जेक्टिव की तैयारी की जाए, और वो हिंदी साहित्य को लेकर बहुत डिटेल में इन्होंने बताया। मैं अभिषेक जी से जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि ज़रा सा, अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, एमफिल पीएचडी के लोग हैं, हमारा अभी तक जो नेचर था वो अलग था तैयारी करने का, लेकिन जेएनयू में फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है। तो इतने कम टाइम में सिलेबस भी आपने देखा है, थोड़ा सा कुछ वास्ट कर दिया है, तो उसको हम कैसे कवर कर पाएंगे, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। बैक टू बैक फिर से बता देना चाहता हूँ। हमें क्या करनी है कि एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस के लिए अब कितने दिन बचे हैं, करीब माह बहने, हाँ माह 1.5 माह बचे हैं करीब। तो इतने कम समय में हम ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे हालात में हमें क्या करना है कि जो विश्वनाथ त्रिपाठी की इतिहास है पतली वाली, उसे पूरी पढ़ जानी है। दूसरा क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी एक किताब, पुनीत राय की या ओंकारनाथ वर्मा की या गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की, कोई एक किताब उसमें से पढ़ जानी है। ये 2 किताबें हुई। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक जो हो, अभी अमर उजाला का आप बता रहे थे चंचल, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक मिले आपके एरिया में तो आप उसका एक क्वेश्चन बैंक ले लें और 5-10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं। नेट जेआरएफ वाली वो अलग से तो मिलेगी नहीं क्योंकि हिंदी वाली है नहीं। नेट जेआरएफ में जो आई है वो सॉल्व कर जाएं। जो विश्वविद्यालय हैं विभिन्न, जो 5-6 विश्वविद्यालय अभी हम लोगों ने बोले थे, हैदराबाद, डीयू, जामिया, वर्धा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और फिर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन विश्वविद्यालयों के 3 से 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं। इतना करने के बाद हमको ध्यान इस चीज़, इतना करने के बाद सबसे बड़ी बात जो होगी वो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि नेट का पैटर्न क्या है और ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का पैटर्न क्या है। एक कुछ ना कुछ उसमें माइन्यूट अंतर जरूर होगा, आपको वो भी पता लग जाएगा। और साथ ही साथ दोनों को करने से आपके पास क्वेश्चन का जो बैंक है आपका, वो पावर भी बढ़ जाएगा, आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और चूँकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होना है,
और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का एक बात और रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा, अभी बात हो रही थी कि क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर नहीं किया जाता है। जो रनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है, थोड़ा एरिया चेंज करके। थोड़ा एंगल चेंज करके। ये एक ट्रिक है उसमें। तो इसीलिए आप जितना ये क्वेश्चन बनाए रहेंगे तो आपको इससे बहुत आसानी होगी। आज भी विद्यापति ही उसके केंद्र में है, मतलब जैसे एक उदाहरण की, इसको हटा दीजिएगा, है ना, एक उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो जो जब हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई थी भारत में, तो उस समय विद्यापति के बारे में पूछा जाता था, और आज भी वही बातें हैं, वो चीज़ें बहुत कुछ बदली नहीं हैं। भक्ति काल, आदि काल और रीति काल, इनमें तो आप स्पष्ट रूप से विभेद कर सकते हैं कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन को हमको पढ़ना पूरा है ना। जैसे क्वेश्चन कभी कभी क्या रहता है कि हम एक बार पढ़ते हैं, हमको लगता है कि पहली नज़र में ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है और हम लगा देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है ना, नहीं मिला है। बहुत बार क्या होता है कि हम उसमें सिर्फ ज्ञानपीठ देखते हैं और हम पहला टिक लगा देते हैं, जो भी रहता है। मान लीजिए वहाँ पे यामा है, हम यामा में टिक लगा दिए, हाँ। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जिनको ज्ञानपीठ नहीं मिला है, उसमें जाहिर तौर पे 3 मिले हुए वाले रहेंगे, 1 नहीं मिले वाले रहेंगे। तो क्वेश्चन वहाँ पढ़ना है स्थिर से, और हिंदी में पर्याप्त समय होता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो हल किया जाता है वो हिंदी वाले ही करते हैं, चाहे नेट जेआरएफ का हो या कहीं भी, वो बैठे रहते हैं क्लास में। ये अपना भी अनुभव है और सब लोगों का अनुभव है। तो इसीलिए आपके पास समय पर्याप्त होता है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, सही से इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आप समझेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसमें, हाँ, इसमें 2 बातें बहुत अच्छी आपने याद दिलाई। 2 बातें इस बार बिल्कुल नहीं है। एक तो कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, बात कर रहे थे कि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, खास के जब ऑब्जेक्टिव का मामला बनता है तो हज़ारों क्वेश्चन है ना हिंदी साहित्य में अब तक के इतिहास में। लेकिन होता क्या है कि हमको इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ सर्टेन एरिया से ही बनाए जाते हैं। बनाने के लिए कहीं से बनाया जा सकता है, लेकिन एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी और नेट जेआरएफ के लिए भी अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर को नहीं छुआ जाता है। उनको उस पर पढ़ाई हो सकती है, विवेचना हो सकती है, उसके लिए उसको रखा जाता है, लेकिन एज ए एग्ज़ाम पर्पस जो क्वेश्चन, जो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन जेएनयू का जो एंट्रेंस होगा ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। अब हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव सुदूर देहातों के लोग होते हैं, गांव घर से बहुत जगह अभी भी कंप्यूटर हर जगह सुविधा नहीं पहुंची है। बहुत लोग कंप्यूटर से इको कंप्यूटर है नहीं, उनसे फ्रेंडली है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बात है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ जो आपको वो बताने वाले होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपको इसमें करना क्या है। उसमें ज़्यादा करना भी नहीं होता है। जैसे कि ये जब ये नॉर्मल मैनुअल जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें खुद से बहुत कुछ भरना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इस वाले में क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कि हमको कुछ लिखना नहीं पड़ता है। वहाँ जैसे ही हम जाते हैं तो जो हमारे सामने हमारी सीट जहाँ पे होती है, जहाँ पे हमको बैठाया जाता है, तो वहाँ सामने जो वो कंप्यूटर होती है वो ऑन होते ही हमारा सारा डाटा वहाँ पे अवेलेबल होता है। हमको बस उनके अनुदेशों का पालन करना होता है। जो उस रूम में जो होते हैं, जो इंचार्ज में जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब आप ऐसे आगे बढ़िए, हमको बस उसी का पालन करना होता है। सारी डिटेल वहाँ होती है ना। और 3-4 बटन होते हैं नीचे में। जब टेस्ट शुरू होता है तो एक आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीछे होने वाला, एक ये भी रहता है कि हमने किस क्वेश्चन को देख लिया है, किस क्वेश्चन को नहीं देखा है। इस तरह से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। बात हो गई। एक चीज़ जो छूट रही थी अभी अचानक से याद आ गया है कि जो जेएनयू ने जो लिखा है अपने सिलेबस में, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 100 है। क्वेश्चन की संख्या नहीं बताई है। और दूसरा एक काम उसने किया है कि नीचे
उसमें जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है दूसरा नंबर 1 कि क्वेश्चन 1 नंबर के भी हो सकते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर के भी हो सकते हैं, 3 और 4 नंबर के भी हो सकते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन की वहाँ पे बात है। ये एमए वालों के लिए भी है, एमफिल और पीएचडी एंट्रेंस, इन तीनों के लिए है। जो एमए में एंट्रेंस देने आ रहे हैं एमफिल में या पीएचडी में, सबों के लिए बात है कि उनका क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का नहीं होगा, वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 या 4 नंबर का भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 100 होगा, ये क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि अगर हमको अब ये कन्फ्यूजन है अगर हमारे सामने कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो भी तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वहाँ तो आंसर सिर्फ एक क्लिक पे बनना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई सवाल का क्या होगा कि 2 या 3 आंसर सही होंगे, है ना। जो बहु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, एक से ज़्यादा जिनके उत्तर होते हैं, है ना, मल्टी आंसर्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उनके ज़्यादा आंसर होंगे, इसलिए उनका मार्क्स बढ़ाया जाएगा। तो उसमें सवाल वो पूछ देंगे और 4 ऑप्शन देंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ए और बी सही, ए बी सी तीनों सही, या इनमें से कोई नहीं सही। इस तरह से इनमें से कोई नहीं सही तो 1 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन बहु बला में हमको देखना है कि कैसे उसको टफ किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव को ही। तो वो क्वेश्चन हमको 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है, लेकिन रहेगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ही, और सबका आंसर बनना है सिर्फ एक क्लिक पे। कंप्यूटर बेस्ड पे आप अगर कुछ ऐड करना चाहें उसमें तो। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम पहली बार कोई भी चीज़ देते हैं तो एक डर भी बना रहता है कि क्या हो, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। आप एनटीए की साइट पे जाइएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहाँ पर 2 मिनट 7 सेकंड का एक वीडियो पड़ा हुआ है। आपके सामने प्रश्न किस तरीके से आएंगे, कैसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद कैसे सेव करना है, ये 2 मिनट 7 सेकंड के वीडियो में उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उसमें 4 कलर के आएंगे ऑप्शन, एक हरा होगा, एक दूसरे कलर का होगा। तो उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो जो बॉक्स है क्वेश्चन नंबर का वो हरा हो जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मत करिए, सीधे 2 मिनट का वो वीडियो देख लीजिए जाके, एनटीए की साइट पे पड़ा हुआ है, या फिर आप गूगल पे भी कर लोगे तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर से डरने की ज़रूरत है। इवन इससे आपका समय बचेगा। जैसे आपके पास मान लीजिए पहले 100 प्रश्न आते थे, उन 100 प्रश्न के आने में गोले भरने में कम से कम आपका 7 से 8 मिनट चला जाता था, और इस तरह के एग्ज़ाम में 7 से 8 मिनट बहुत होते हैं। तो आपको अब 1 क्लिक में 1 सेकंड में वो आंसर आपका सेव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस नज़रिए से ये आपका समय भी बचाएगा, और वीडियो तो आप देख ही लीजिए। शुक्रिया। ये सारी चीज़ें हमने हिंदी के हवाले से पूरी गुफ्तगू की। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ये एनटीए के साइट पे या वहाँ नहीं पूछ पा रहे तो मेरे ही चैनल पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पूरा डिटेल में आपको मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर चाहें तो आप उसे भी देखें, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आज की गुफ्तगू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को, लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ।